वेलकम स्टूडेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जैसा कि हम लोग पुस्तक का जो एनसीईआरटी विज्ञान बुक है 10वीं क्लास का, उसका हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग विज्ञान के तीनों पार्ट यानी कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीनों का हम लोग जो चैप्टर है उसका हम लोग शुरुआत कर चुके थे। भाग एक तीनों ही पार्ट में हो चुका था। उसके बाद दूसरी कड़ी में हम लोग पुनः भाग दो यानी दूसरा जो भाग होगा जीव विज्ञान का, रासायनिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, वो भी हम लोग प्रारंभ कर चुके थे। रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान का भी वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। अभी हम लोग भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर देख रहे थे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, उसी का हम लोग उसमें आगे देखते हैं। हम उसमें समतल दर्पण के बारे में देख चुके थे और गोलीय दर्पण आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो गोलीय दर्पण, यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा, बाएं तरफ में एक, दाएं तरफ में। तो यह एक तरह के दर्पण है जो कि पूर्ण रूप से, जैसे समतल दर्पण हमने देखा था कि वो सीधा होता है, जो आईना हम लोग घर में देखते हैं वह पूर्ण रूप से सीधा प्रतीत होता है, लेकिन यह हल्का टेढ़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हल्के वक्र होते हैं, इन्हीं को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आपके पास बुक मौजूद हो तो बुक खोल लें, साथ ही साथ आप कलम और कॉपी भी रखें ताकि कुछ आवश्यकता पड़े तो आप नोट कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी यह जो गोलीय दर्पण है, यह इसमें अंदर की ओर या तो धंसा होगा या फिर बाहर की ओर उठा हुआ होगा, यानी वक्रित होगा, हल्का टेढ़ा होगा। गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, यानी वैसा गोलीय दर्पण जो कि अंदर की ओर धंसा होगा, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होगा उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जिधर से हम चेहरे को देखते हैं आईने में, उस तरफ वाला भाग परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी अगर वैसा गोलीय दर्पण जिसमें जिधर से हम चेहरा को देख सकें वह भाग धंसा हो तो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और जिधर से हम लोग देखें, अपना फेस देख सकें, चमकदार वाला, जिधर से हमारा चेहरा बन सके, वह अगर उठा हुआ हो तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। उठा हुआ अर्थात कि वह बाहर की ओर निकला हुआ होगा। इन दर्पणों का आरेखित निरूपण चित्र में किया गया है, यानी इसमें यहाँ पर देखिए, यह बाहर से इसमें पेंटिंग है और इसमें इधर से हम लोग चेहरे देखेंगे, यानी इसका चमकदार सतह इधर है और इसमें बाहर से पेंटिंग, जो कलई हम लोग बोलते हैं, वह इधर से किया हुआ है। तो इधर से हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग का चेहरा इधर होगा तो यह भाग अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। इसका जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो यह है अवतल दर्पण। इस दर्पण में यह जो दर्पण है, इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें चेहरा इधर की ओर होगा। इसके लिए
चलिए हम इसको इधर कर देते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन में ना हो। चलिए, अब यह दर्पण आपको दिख रहा है, तो इसमें इधर साइड से हम चेहरे को, अपना चेहरा रखते हैं, यानी इधर से हम लोग देखेंगे अपना फेस। तो हम पा रहे हैं कि जिधर हमारा फेस है, इधर इसका जो सतह है यह उठा हुआ है, यानी इसका परावर्तक सतह इधर है, और इधर साइड यह काला जो लाइन बता रहा है इधर, यानी इसका पेंटिंग इधर से किया हुआ है, और चमकदार वाला एरिया इधर है, यानी इधर से हम अपना चेहरा देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका परावर्तक सतह यानी चमकीला सतह उठा हुआ है, यानी उभरा हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है, इसलिए इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी हमने पाया कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। तो ये हमने चित्र में देखा, कौन में, चित्र 10.1 में। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पण का पृष्ठभाग छायांकित है, यानी कि इन चित्रों में एक भाग जो छायांकित है, इसको हम लोग ध्यान देना है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच के अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है। चम्मच होता है, चम्मच को हम लोग देखते हैं तो वह अंदर की ओर धंसा होता है, तो वह एक तरह का अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रहा होता है। चम्मच को अगर हम बाहर से देखें तो बाहर हम पाते हैं कि बाहर उठा हुआ रहता है, तो उधर का जो पृष्ठ होगा वह उत्तल दर्पण जैसा होगा। यानी यह जो उत्तल और अवतल का कन्फ्यूजन है, आपके घर में अगर एक चम्मच होगा तो उसको आप लोग जैसे हम लोग पकड़ते हैं, तो सामने वाला जो भाग है उसमें हम लोग देखते हैं तो वह धंसा हुआ प्रतीत होता है, तो यह अवतल दर्पण है। चम्मच को अब हम उल्टा कर देते हैं, तो इधर हमने देखा कि इसका भाग उठा हुआ है, तो यह इस तरह से उठा वाला भाग जिधर है यह उत्तल दर्पण की तरह कार्य कर रहा होता है। गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले आइए हम कुछ शब्द जो हैं, इसके टर्म हैं, उनको जानते और समझते हैं। ये शब्द हैं, गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय समानतः इनका प्रयोग होगा, यानी गोलीय दर्पण से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, टर्म्स हैं, उनको हम लोग को जानना आवश्यक है। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि यह जो गोलीय दर्पण है इसमें जो केंद्र होगा उसको हम लोग ध्रुव कहेंगे, और इसको P से हम लोग दिखाते हैं। यह दर्पण पृष्ठ पर स्थित होगा, यह जो है सर दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होगा, यानी यहाँ पे स्थित होगा। पृष्ठ को प्रायः P अक्षर से निरूपित किया जाता है, यानी इसको हम P से दिखाएंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। यह जो परावर्तक पृष्ठ है, मान लिया जाए कि इसको आगे ऐसे ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब अगर हम इसे बता रहे हैं कि यह एक दर्पण है, इसको डॉटेड लाइन से इधर से ऐसे 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 अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यह एक गोले का रूप ले लेगा, है ना। तो ये इसको अगर ऐसे ऐसे अगर पेंसिल से हम लोग ड्रॉ कर दें तो यह एक गोला बन जाएगा। तो पाते हैं कि यह जो गोलीय दर्पण है किसी न किसी गोले का एक भाग है। इस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर हम इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दें तो यह एक गोला सर्कल जैसा बन जाएगा, वृत्त जैसा बन जाएगा। तो इसका जो केंद्र होगा, यानी अगर इसको ऐसे ऐसे हम लोग ड्रॉ कर दें, बना दें, रेखांकित कर दें, तो इसका जो केंद्र बिंदु होगा, सेंटर, इसको हम लोग
वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को हम लोग C से निरूपित करते हैं, यानी इसका C यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। यदि हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं डॉटेड बिंदु से और छायांकित करते हैं, तो जो एक गोला का निर्माण होगा, तो उस गोले का केंद्र बिंदु भी होगा, सेंटर होगा जहाँ, उसी को हम इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहेंगे। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यानी ये तो हम लोग काल्पनिक रूप से बनाए ना, यह कोई दर्पण का यह भाग नहीं है, क्योंकि इस तरह से हम लोग छायांकित किया बाद में और उसे हम लोग यहाँ पर एक बिंदु के द्वारा निरूपित कर दिए, लेकिन यह काल्पनिक है, तो यह दर्पण का कोई भाग नहीं होता है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है, यानी दर्पण से यह हटके है, अर्थात यह दर्पण से बाहर है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, यानी अवतल दर्पण है ये वाला दर्पण, इसको ऐसे अगर मिलाते हैं और एक गोला अगर बन जाए, इसको इस तरह से गोला ऐसे रेखांकित करेंगे तो ये गोला बन जाएगा। तो इस गोले का जो सेंटर होगा यानी C, वह इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होगा। तो यह जो वक्रता केंद्र है इस दर्पण में इसका जस्ट सामने हुआ, लेकिन यह जो दर्पण उत्तल दर्पण है इसका वक्रता केंद्र इसके पीछे होता है, क्योंकि यह इसका तो उल्टा है ना, ये जो अवतल है उसका जस्ट उल्टा उत्तल होता है, तो इसमें पीछे होगा। जैसा कि इस चित्र में एक चित्र है 10.2, चलिए उस चित्र को हम लोग आगे देखेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी अगर यह एक इसे डॉटेड रेखा के द्वारा मिला दें और एक गोला का रूप ले लेगा, जैसे यह इसे एक डॉटेड इस तरह से लाइन के रूप में हम मिला दें तो यह एक गोला का भाग बन जाएगा, उसका जो सेंटर होगा उसको वक्रता केंद्र कहेंगे। तो यहाँ से वक्रता केंद्र से इस तरह से सीधा अगर हम लोग मिलाएं तो यह एक त्रिज्या बन जाए, यानी वृत्त में त्रिज्या होता है ना, उसके परिधि के किसी बिंदु केंद्र को मिला दें तो त्रिज्या बन जाता है। तो यह गोले के लिए त्रिज्या रहेगा, लेकिन यहाँ पर दर्पण है तो इस दर्पण के लिए हम इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे, नाम देंगे, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से दिखाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होगा जिसको हम लोग R से दिखाएंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होगी उसकी संकल्पना कीजिए। मतलब यहाँ पर C है यानी वक्रता केंद्र है, यहाँ पर दर्पण के बीचों बीच में इसका केंद्र है जिसको P से हम ध्रुव बोलते हैं, इसको P से दिखाए तो P और C को आपस में हम लोग मिला दिए, इसकी संकल्पना कीजिए आप लोग। तो मिलाने के पश्चात जो रेखा हम लोग को प्राप्त होगा उसको हम लोग मुख अक्ष बोलेंगे दर्पण के लिए। मुख अक्ष यानी यहाँ पर P था, यहाँ पर C था, आपस में ऐसे मिला दिया एक रेखा के द्वारा, तो उसको हम लोग मुख अक्ष कहेंगे। याद कीजिए कि मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। जैसे यह जो मुख अक्ष होगा ये दर्पण के ध्रुव पर एकदम सीधा रहता है, अभिलंब की तरह, यह अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द का क्रियाकलाप को समझें। तो चलिए एक क्रियाकलाप है जिसको हम लोग समझते हैं। चेतावनी, सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य की प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यानी यह जो क्रियाकलाप है इसे हम लोग डायरेक्ट अपने सूर्य की तरफ आंखों से भी नहीं देखेंगे, और जो परावर्तन के बाद दर्पण से
बाहर की ओर निकलेगी सूर्य की किरणें, उसमें भी हम लोग सीधी आंखों से नहीं देखेंगे, नहीं तो हमारे आंख क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ से पकड़िए, यानी एक अवतल दर्पण है, उसको अपने हाथ से पकड़िए। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर खींचिए। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा, चमकीला पृष्ठ, तो उसको सूर्य की ओर करना है। दर्पण पर परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी हुई एक कागज की शीट की ओर डालिए। अब वह जो प्रकाश वहां से परावर्तित हो रहा है, उसको एक कागज की शीट के ऊपर ले आइए। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए। और अब है कि कागज की शीट को धीरे धीरे हम लोग आगे पीछे करें जब तक आपको कागज की शीट पर प्रकाश की एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो जाए। अब वो जो कागज की पन्नी है, उसको धीरे धीरे आगे पीछे करें जब तक कि यह तीक्ष्ण बिंदु के रूप में सूर्य की किरण एक जगह पर न मिल जाए। दर्पण तथा कागज की कुछ मिनट के लिए इसी स्थिति में पकड़ कर रखिए, यानी दर्पण को भी और कागज को भी। क्या आप देखते हैं इसमें, आप क्या देखते हैं और इसमें फिर ऐसा क्यों होता है, ये विचार करिए। चलिए यहाँ चित्र देखिए, वह जो क्रियाकलाप किया गया उसी से संदर्भित है। क्रियाकलाप के लिए आप अपने विद्यालय में विषय शिक्षक से संपर्क करें ताकि इस क्रियाकलाप को वो आपके सामने करके दिखा सकें, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि अवतल दर्पण मौजूद न हो। तो चलिए देखते हैं अभी जो क्रियाकलाप हुआ उस संदर्भ में। सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ करता है, मतलब कागज में जहाँ पर तीक्ष्ण बिंदु की तरह सूर्य की किरण पड़ रही होती है, वह धीरे धीरे सुलगना प्रारंभ हो जाता है और धुआं उठने लगता है। ये आपका प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। इसके लिए आप विद्यालय में जो विज्ञान के लिए जो लैब लगा हुआ है, वहाँ से सामग्रियों को लेके इसका आप अध्ययन कर सकते हैं अपने शिक्षक के सहायता से। अंततः आग पकड़ सकती है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होती है। यानी हम लोग देखते हैं कि इस तरह से जो अवतल दर्पण है, इस पर सूर्य से किरणें आके टकरेगी और सारी किरणें कहीं एक जगह पर आके मिल जाती हैं। वहीं पर हम लोग को एकदम छोटा सा बिंदु टाइप से प्रतीत एक कागज पर होगा, जहाँ पर कुछ देर तक हम लोग दर्पण और कागज दोनों को पकड़े हुए रह जाते हैं तो कागज में धीरे धीरे आग लगने लग जाती है। तो एक जो चमकदार बिंदु पर अभिकेंद्रित हो जाता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यहाँ पर जो प्रकाश का यह जो बिंदु रूप से प्राप्त हो रहा था, यह सूर्य का ही एक प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है, जहाँ पर यह सबसे गाढ़ा और स्वच्छ टाइप का बिंदु रूप में प्राप्त होगा किरणें, वहाँ पर उसी को हम लोग दर्पण का फोकस कहेंगे। इस तरह से अगर यहाँ पर सबसे तीक्ष्ण बिंदु के रूप में प्राप्त हुआ सूर्य की किरण, तो इसको हम लोग फोकस कहेंगे। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है और यहाँ पर सारी प्रकाश जो इसमें चारों तरफ टकरेगा वो सारा एक जगह पर आ रहा है, यानी इसी को एक केंद्र पर आ रहा है, एक बिंदु पर आ जा रहा है, जिसको हम लोग संकेंद्रण बोलेंगे। तो संकेंद्रित होने के कारण एक ही जगह पर यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कागज जलने लगता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है और यहाँ से जो दर्पण का दूरी होगा इस बिंदु से,
इसी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण का फोकस दूरी का सन्निकट मान है, यानी इसी को हम लोग कहेंगे। यह लगभग प्राप्त होता है। आइए इस परीक्षण का एक किरण आरेख समझने का प्रयत्न करें। यह जो किरण आरेख बना, इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। चित्र 10.2 यही है 10.2 का ए में क्या है? अवतल दर्पण, यानी यहाँ पर अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसलिए है क्योंकि इसमें जो चमकदार सतह है वह अंदर की ओर दर्पण में धंसा हुआ है। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित हो रही है। इसमें जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? दर्पण पर मौजूद ध्रुव को पी से नोट करते हैं। और अगर यह किसी गोले का अगर भाग हो, इस तरह से डॉटेड बनाया जाए गोला, तो उसका जो केंद्र होगा उसको सी से डिनोट करते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहेंगे। और जहाँ पर सारी किरणें इसे दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाए, उसको हम लोग फोकस कहेंगे। और यह जो वक्रता केंद्र है और यहाँ पर जो ध्रुव है, आपस में जो रेखा मिली, इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पाते हैं कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वह किसी एक बिंदु पर संकेंद्रित हो रही हैं, जिसको हम लोग फोकस का नाम दिए हैं, और उसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष पर मिल रही है, यानी कि यह दर्पण का जो मुख्य अक्ष है उसी पर ये सारी किरणें आपस में मिल रही है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और यह जो बिंदु है जहाँ पर सारी किरणें आपस में मिल रही हैं, जहाँ पर हमें एक गाढ़ा बिंदु के रूप में सूर्य की किरण मिली, उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। अब चित्र 10.2 में बी को देखेंगे, यानी इस चित्र को ध्यान देंगे। इसमें भी इसका जो बीच का बिंदु है उसको हम लोग ध्रुव कह रहे हैं। यह जिस गोले का भाग होगा, अगर इसको आगे डॉटेड मिलाएं तो कोई गोला बनेगा, उसका जो केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र हम लोग बोलेंगे, सी से दिखाएंगे। इस पी और सी को आपस में मिला दें तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। अब यहाँ से इधर से कोई किरण आ रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। इस जो मुख्य अक्ष है इसको इधर की ओर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो इस पर जो किरणें आई वह इस दर्पण से टकरने के बाद इस तरह से बिखर जाएगी और दूर छटक जाएगी। लेकिन यह ऐसा प्रतीत होगा कि किरणें दर्पण के पीछे साइड किसी बिंदु पर मिल रही है। तो चलिए ध्यान देते हैं फिर से। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है किरण जो भी है सारी। परावर्तित किरणों का परीक्षण कीजिए। अब परावर्तित किरणों पर ध्यान दें। वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं। इसमें भी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रही है। यह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। यह ए वाला था ना, हमको बी देखना था। चलिए यहाँ से हमने अवतल वाला देख लिया है। तो इस पर जो था इसको ध्यान देते हैं। अवतल दर्पण की जगह पर अब है उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएगी वह इस पर टकर जाएगी और टकरने के बाद किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होगी, यानी कोई एक बिंदु से यह आ रही प्रतीत होगी। इसे हम लोग उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। मुख्य अक्ष पर जो फोकस होगा उसको एफ द्वारा सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ मुख्य अक्ष है और यहाँ फोकस है, इसके बीच की दूरी
जो होगा उसे हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, और जो फोकस दूरी होगा उसको स्मॉल f से दिखाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो पूरा दूरी होगा इसको हम लोग r से दिखाते हैं, यानी r यहाँ c से लेके p तक होगा और p से लेके f तक छोटा f होगा, यानी इधर जितना बराबर है वह इधर भी उतना ही बराबर लगभग दिख रहा है। तो यहाँ पर इसके एक फार्मूला भी बन जाता है कि r इक्वल टू 2f। तो इसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और इसका हम लोग चित्र निरूपण भी खुद से करके देखेंगे कि यह किस तरह से चित्र बनता है। चलिए, धन्यवाद।